हेलो जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर जा रहा होगा। यदि साउंड क्लियर जा रहा है तो एस लिखिए। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कृपया नो लिखिए। गुड। आज का हमारा पहला दिन का क्लास है जहां हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और अच्छी बात है कि आप लोगों तक मेरा साउंड क्लियर पहुंच रहा है। आज फर्स्ट डे और हमारा आज मेरा फर्स्ट डे है आपके साथ, जिसमें बेसिक क्लास के साथ मैं शुरू करूंगा। बाकी का जो हमारे पहले से जो लोग ज्वाइन हैं वो लोग भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप सब लोग परफेक्ट रूप से काम कर रहे होंगे। यदि आप इस लाइन में यानी एसी की क्लास में कोई भी व्यक्ति जो नया है, मुझे उम्मीद है कि वो इस हमारे 10 दिन के बेहतर क्लास के साथ में बिल्कुल बेहतर से सीखने में आपकी मदद होगी। और जो लोग भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जो यदि कमेंट गलत कभी कमेंट कर रहा है विदाउट सीखने से पहले, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, वो फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्लास सिर्फ सीखने वालों के लिए है, अदर किसी के लिए नहीं है कि जो इस लाइन में बेकार से सिर्फ इस बात के लिए अगर आया हो कि मैं सिर्फ कमेंट करूंगा तो मैं उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कोई है पवन कुमार जी, मैं समझ रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई अदर सवाल है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो आपको जब भी हमारा क्लास ख़त्म होगा उसके आपको 24 से 12 से 24 आवर के बीच में आपको लाइव दोबारा से मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये प्राइवेट हो जाएगी वीडियो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप वर्क कर रहे होंगे या फिर कुछ भी आप कर रहे होंगे, आप किसी भी दौरान आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, यदि आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो। अदरवाइज आप इस चीज़ को, आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ रेफ्रिजरेशन ज्ञान में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप सब लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं, यानी कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी मैं बताऊं आप आप अपने फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये आपका पहला चीज़ होगा। तो हम शुरुआत करेंगे आज के फर्स्ट क्लास से। और इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि आपको जो भी मैं सिखाऊं वो बेहतर तरीके से आप तक नॉलेज पहुंचे। आज का हमारा फर्स्ट डे का क्लास होगा और यहाँ पे आप 4 चीज़ें सीखेंगे। 4 चीज़ों का मतलब है कि आप सीखेंगे कि एसी क्या है। दूसरा, आप सीखेंगे कूलिंग कैसे होती है। तीसरा, आप सीखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। और किसी भी एसी के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से एसी वर्क करता है। उसके बाद आप सीखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का परिचय। ठीक है। यानी कि आप जो एसी में आप जिस रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं उस रेफ्रिजरेंट का उपयोग और कौन सा कहाँ पे क्यों किया जाता है। ठीक है। उस चीज़ का आप ध्यान देंगे और उम्मीद है कि आप इस क्लास में बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये क्लास सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बनाया गया है कि आप सिर्फ मैं आपको सिर्फ पैसे के लिए क्लास दूं। नहीं तो 99 रुपये दे करके, मुझे उम्मीद है कि 99 रुपये दे करके आप किसी भी क्लास को, आप कहीं भी एसी नहीं सीख सकते हैं। मैं अपने नॉलेज को आप तक शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप भी अपने नॉलेज को उपयोग करें।
मेरा नाम चंदन कुमार है। और यदि आप लोगों में से कोई लोग जानते होंगे तो बेहतर है, यदि नहीं जान रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं मऊ ज़िले से हूँ, उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले से। मैं इस फील्ड में 15 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, यानी 15 साल से वर्क कर रहा हूँ। और इतना वर्क कर रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी का एसी आप जाएं वर्क करने के लिए, यदि आप एक फ़ोन कॉल करें, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप एक मैसेज करें, मैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन बैठे बैठे बता सकता हूँ। आप यदि थोड़ा सा भी एसी का वर्क जानते होंगे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप भले ही इस फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहे हो, लेकिन मैं इस फील्ड में सिर्फ आपके एसी से, ये छोटे एसी से नहीं वर्क कर रहा हूँ, मैं वीआरएफ सिस्टम का भी वर्क करता हूँ। यानी कि मैं उस फील्ड में से ही आप लोगों तक जो भी जानकारियां हैं मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि एसी की दुनिया एक छोटी सी नहीं होती है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे या कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं एसी ब्लास्ट हो रहा है, एसी में आग लग जा रहा है। ये सारे चीज़ें हम कवर करेंगे इस पूरे क्लास में। आपके 10 दिन के क्लास में मैं उस तरह से आपको, आप समझ लीजिए कि मैं उस तरह से, आप यदि शुरू से आप ये देख रहे हैं, अपना ज्ञान इसमें ना बांटें। यदि आप सीखने के लिए आए हैं तो आप सीखिए इस चीज़ को, आप बेसिक से सीखिए। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप उस चीज़ को सीखेंगे कि किसी इंटरव्यू से कैसे आपको पास होना है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो एक एक चीज़ें आपके लिए उपयोगी होती जाएंगी। आप पहले से भले ही वर्क करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस फील्ड में एसी की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप जो पढ़ाई अब तक किए हैं, आपके पास मैथ का जो भी नॉलेज होगा, आपके पास फिजिक्स का जो भी नॉलेज होगा, और आपके पास केमिस्ट्री का जो भी नॉलेज होगा, वो सारी चीज़ें इस एसी की दुनिया में, यानी एसी के फील्ड में आपका उपयोग हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पूरा उपयोग हो जाएगा। आपको यदि एक छोटी चीज़ का भी आपने जो भी, यानी कि आप 7वीं क्लास तक आपने पढ़ा है, वो भी उपयोग हो जाएगा। एसी की दुनिया इतनी बड़ी है। हर वो चीज़ जो एसी में उपयोग होता है वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों से उपयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत चीज़ें उपयुक्त है। आप अपने साथियों को जोड़ सकते हैं इस क्लास के लिए, यदि जोड़ना चाहें। आज के लिए जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, यदि वो इस क्लास को परमानेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस 10 डे के सफ़र के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जो टेलीकास्ट कर रहे हैं उसका भी कुछ फीस देना होता है। इसके लिए इस फ्री को नहीं किया जा सकता, इसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ रखा हुआ है। यदि आप अपने किसी भी साथी, संगाती या किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं। आपने एसी में यदि थोड़ा भी आपको नॉलेज है, आपके बारे आप पहले से एसी में वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो लगभग लगभग सबके लिए उपयोगी होती जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपके पास समय होगा, और इस 2 घंटे के क्लास में, यानी कि हमारा जो अभी से जो आपके चल रहा है, उस चीज़ों को आप तक जो मैं पहुंचाऊंगा, आप उसको क्लियरली समझेंगे। ये वीडियो आप इस क्लास को बंद होने के बाद आप 12 से 24 घंटे के बीच में कभी भी देख सकेंगे। जो लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं उनके ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, और जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है उनके भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। यदि आप परमानेंट चाहते हैं होना तो आप कल भी हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं। बाकी अगर वीडियो छूट जा रहा है तो वो वीडियो पिछला देख करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, किसी रोज़ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सिर्फ 2 से 3 डे के अंदर ही ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है। यदि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लाइव क्लास को सिर्फ आप वीडियो देख पाएंगे, यानी कि जो यूट्यूब में, यानी जो हमारा लाइव जब पब्लिश किया जाएगा तभी देख पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए जाएंगे कि देखेंगे कि हमारा जो एसी सिस्टम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। इस 10 दिन के क्लास का उद्देश्य है कि आपको सिर्फ मैकेनिक नहीं बनाना है,
मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक मैकेनिक बना दूँ या आप एक रटी रटाई चीज़ों को आप जाएं वहाँ पे देखें, आप ये सोचें कि मैं तो ये बताया था बस इतना में ही आप सीमित हो जाएं। नहीं, मैं इसमें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप जब आपके सामने कोई भी कंप्लेंट आए तो आप उस कंप्लेंट को सॉल्व कर सकें। क्योंकि एसी में यदि आप किसी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ इंस्टॉलेशन में जाते हैं, तो यकीन मानिए आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे मतलब कि सिर्फ इंस्टॉलेशन, ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास इंस्टॉलेशन का वर्क नहीं होगा, तो आपके पास रिपेयर का वर्क मतलब किसी रोज होगा, और आपको यदि वो चीज़ नहीं आती होगी तो आप उस चीज़ में पीछे छूट जाएंगे। आपको रिपेयर आना चाहिए, रिपेयर आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप बेहतर तरीके से आप एसी की दुनिया में वर्क कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ से आपको जो भी सीख मिले, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिले कि आपके पास इंटरव्यू हो। और ऐसा होता है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम जाते हैं किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तो आपको इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू में यदि आप पास नहीं होंगे तो आपको भी गिल्ट फील होगा, और आपको ये होगा, और सामने वाला आपको ये कह के बोल देगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है। यदि आप जानते होंगे या कभी आप इसमें गए होंगे किसी भी इसमें किसी भी इंटरव्यू में, तो आप जानते होंगे कि इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप यदि पहले क्वेश्चन में यदि फेल हो जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको ये बोल के हटा देता है कि आपको काम नहीं आता है। भले ही आपके आगे के सारी चीज़ें आपको पता हो, आप इंटरव्यू में जवाब देने के लिए बिल्कुल आप परफेक्ट हो, लेकिन इंटरव्यूअर के अगर ये पहले वाले क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कभी नहीं करता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बहुत लोग इस चीज़ का ध्यान दे रहे होंगे कि मतलब उनको आउट ऑफ कंट्री जाना हो, किसी भी अरब कंट्री जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि हमें जाना है, इंटरव्यू कैसे पास करें। तो उम्मीद है कि आप इस 10 दिन के क्लास में इतना तो सीख ही जाएंगे। यदि आप एक इंटरव्यू को पास कर सकें, यदि आप बेहतर तरीके से आप नॉलेज को सीख सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक परफेक्ट यहीं से टेक्नीशियन के रूप में, आप पहले से वर्क करें तो एक टेक्नीशियन के रूप में आप परफेक्ट होके जाएंगे। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्लास में क्या सीखेंगे। ठीक है, जो भी सीखेंगे आप उसका उपयोग करेंगे, लेकिन सेफ्टी से उपयोग करेंगे। ये हमारे क्लास का रूल्स होगा कि आप जो भी वर्क करेंगे वो सेफ्टी से करेंगे। आप सिर्फ इस चीज़ के लिए वर्क नहीं करेंगे, आप इस चीज़ कि सिर्फ आपको जैसे तैसे वर्क करके चलना है, आप अदर टेक्नीशियन के जैसे वर्क नहीं करेंगे। मैं इस क्लास में आपको वो चीज़ें बताते जाऊंगा कि एक इंस्टॉलेशन के लिए कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कि ताकि आप और उस इंस्टॉलेशन का जैसे इंस्टॉल किया गया है यूनिट, उस इंस्टॉलेशन का मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है और प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो जो चीज़ इफेक्ट डिफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा। आपके एक ही दिन के क्लास में ये बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारा क्लास 10 डे का है, और जो कि मैं लिस्ट जारी कर चुका हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कि हमारा डे 2 में क्या होगा, डे 3 में क्या होगा, डे 4 में क्या होगा, डे 5 में क्या होगा। हम उस लिस्ट के हिसाब से ही इस क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं इतना लंबा इंट्रोड्यूस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि एसी छोटी चीज़ नहीं है। आए दिन एसी से जान जा रही है, तो क्यों जा रही है उस चीज़ का भी मैं ध्यान रखते हुए और आपको बताते हुए जाऊंगा, क्योंकि एसी की एक छोटी सी गलती भी किसी की भी जान ले सकती है, काम करने वाले की, या फिर उस यूनिट के पास रहने वाले की, या फिर उस यूनिट का उपयोग करने वाले की, किसी की भी जान ले सकती है। तो एसी में ये डराने का मतलब नहीं है। एसी को आपको ये समझना है कि आप वो एसी वर्क कैसे करता है, और जब भी एसी का आप वर्किंग प्रिंसिपल को आप समझते जाएंगे, यानी कि आप उस चीज़ को समझते जाएंगे कि एसी में जो चीज़ें उसको रूट चाहिए, यानी कि एक रास्ता चाहिए उसको कहीं से भी क्रॉस होने के लिए, यदि आप उस रास्ते को बंद करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि एसी बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। तो आप एसी की दुनिया में आप पहले से पाँव रख चुके हैं या फिर आप रखने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे कि आप परफेक्ट तरीके से इसका उपयोग करेंगे। कभी भी ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि नहीं मुझे बहुत बेहतर नॉलेज आता है और मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। नहीं, आपके पास नॉलेज है,
आप लोगों से नॉलेज बांटिए, ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज कम हो जाएगा। जब आप एसी को बेहतर से सीखेंगे तो आप उस दिन से आप खुद को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं समझेंगे। आप ये सोचेंगे कि जो भी चीज़ें आ रही है यदि आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो और भी नॉलेज आपको मिलता जाएगा। अपने नॉलेज को किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो और भी नॉलेज आपको मिलता जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर चीज़, वो चीज़ जो अपने आप में सीख के रखी गई हो, वो सिर्फ आप तक ही सीमित है। लेकिन मैं अपना नॉलेज की बात करूं तो मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। क्योंकि मैं पहले से अपना कैरियर बना चुका हूं। तो आप अपना कैरियर बनाइए ताकि बेहतर आपका आने वाला फ्यूचर या आपका हर रोज़ का ज़िंदगी बेहतर जाए। आप सिर्फ एसी का ये क्लास सिर्फ आपको एसी के लिए है, लेकिन मैं आगे क्लास में किसी ऐसे डे में जिसमें मतलब मुझे अदर क्लास का जब मेरा बैच क्लियर होगा तो उसमें मैं आपको रेफ्रिजरेटर के लिए भी बिल्कुल इजी से यानी बिल्कुल बेसिक से आपको उसके एकदम परफेक्ट यानी प्रो लेवल तक की जानकारी दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से भले ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझें कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं छूट रही थी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस क्लास का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको, आप पहले से नॉलेजेबल हैं तो मैं आपके नॉलेज को कमज़ोर कर रहा हूँ। इस क्लास का मतलब है कि आपके पास जो भी नॉलेज है और जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करके एक बार और अपने फील्ड में जा करके आप उपयोग कीजिए। आप नए हैं तो आप उस हिसाब से उपयोग कीजिए कि आप जो सीख के जाने वाले हैं। मैं यहाँ प्रैक्टिकली तौर पे नहीं, मतलब मैं यहाँ दूर से हूँ, आपके करीब नहीं हूँ कि मैं हाथ पकड़ करके सिखा सकता हूँ। लेकिन आप किसी के साथ पहले जब आप जॉब पे उतरेंगे या फिर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी के साथ जाइए और प्रैक्टिकल कीजिए और जो यहाँ पे सीख के जाएंगे उसका ध्यान दीजिए और उसका उपयोग कीजिए यदि आप कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सीख ही आपको आगे तक लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रैक्टिकल करना आपको आ गया तो आप विदाउट थियरी के आप एसी की दुनिया में परफेक्ट हो जाएंगे। मेरा यकीन मानिए आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। एसी आए दिन अपग्रेड होती जा रही है, यानी कि एवरी ईयर अपग्रेड होती है। आपको ये बात पता है। यदि नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं। यदि आप इसमें बिगिनर हैं तो जान सकते हैं कि जैसे मोबाइल का हर बार जो भी एक ही कंपनी की मोबाइल आप लेने जाते हैं तो उसका मॉडल नंबर चेंज करके यानी कि उसमें कुछ अलग चीज़ें डाल करके अलग अलग से फीचर डाल दिया जाता है और उसको अपग्रेड करके बोला जाता है एंड्रॉयड 15 है, एंड्रॉयड 16 है, एंड्रॉयड 19 है, ऐसे अपग्रेड किया जाता है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि आपका जो फीचर्स नया आया है उसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी थी, पुराने वाले में ये क्वालिटी थी और नए वाले में ये नया फीचर्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जब फीचर्स चेंज किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड करने का मतलब होता है कि जो बग रह जाता है, यानी कि कुछ पहले वाले फीचर्स में, यानी कि पहले की जो यूनिट में, मान के रखिए आपका यूनिट है और पहले वाले यूनिट में कुछ प्रॉब्लम रह गया है जो बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनी ने यूज़ कर रही है या अपना मटेरियल, उस मटेरियल में भी कुछ हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर इसके लिए करती हैं कि उनका प्रॉफिट हो, और साथ में इस चीज़ का ध्यान देती हैं कि यदि कोई बोल्ट ही यूज़ किया जा रहा है तो उस बोल्ट को, यदि वो बहुत हाई क्वालिटी के बोल्ट यूज़ कर रही है यानी कि नट बोल्ट, और यदि उसकी ज़रूरत है कि नहीं वो एक कमज़ोर बोल्ट भी यूज़ करके रबर का यदि उपयोग कर ले तो वो बोल्ट लॉन्ग टर्म तक वर्क करते रहेगा, यानी कि एसी के लाइफ टाइम तक। तो उस चीज़ का अपग्रेड होते रहता है। हर चीज़ में वो अपग्रेड हो करके एक नया दुनिया बनाया जाती है, यानी कि एक नई एसी का इजाद किया जाता है। एसी का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, ओनली हीटिंग या फिर ओनली कूलिंग या फिर हीटिंग कूलिंग, ऐसा आपको मिलेगा। यानी कि आप जब भी एसी की लाइन में वर्क करने जाएंगे तो आपको 3 तरह की एसी मिलती है। एक को बोलते हैं ओनली कूलिंग, जो सिर्फ कूल कर सकती है आपके फीचर आपके यूनिट आपके रूम को। दूसरा मिलता है ओनली हीटिंग, जो कहीं कहीं यूज होता है जहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती तो ओनली हीटिंग में उपयोग किया जाता है।
और एक होता है हीटिंग कूलिंग, यानी कि एक साथ आप हीटिंग भी कर सकते हैं, फिर बाद में उसको ओनली मतलब एक सीजन में, गर्म के सीजन में आप कूल कर सकते हैं, ठंडी के सीजन में हीट कर सकते हैं। और आपके पास एक और मिलता है, उसको बोलते हैं हीट रिकवरी। हीट रिकवरी का मतलब होता है कि आप यदि किसी यूनिट में आपने यदि देखा हो जिसमें एक नहीं दो इंडोर जोड़े जा सकते हो, तीन इंडोर जोड़े जा सकते हो, उसमें एक इंडोर को हीट में चलाया जा सकता है और एक इंडोर को कूल में चलाया जा सकता है, जिसको मल्टी टाइप बोला जाता है। मैक्सिमम होता है वो वीआरएफ सिस्टम में उपयोग होता है, तो उसे हीट रिकवरी बोलते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से है, तो बेसिक से हम आपको वहां से लेके चलेंगे जहां से पहले ये आप जानेंगे कि कोई भी एसी किस तरह से वर्क करता है। और किसी भाई का कमेंट है कि सर्विस चार्ज के बारे में, जी ये क्लास बेसिक से है, तो आपको सर्विस चार्ज या जो भी क्लास है आपको ये शेयर किया जा चुका है लिस्ट, उस लिस्ट के हिसाब से ही आपको मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जानकारी दी जाएंगी इस 10 दिन के क्लास में। ये 10 दिन का क्लास ऐसा नहीं है कि कोई भी सोचता है कि 10 दिन में हम क्या सीख पाएंगे। अगर सही मायने में बोला जाए तो आप एसी, सिर्फ जो सिंगल फेस की एसी है जिसमें जो रूम के लिए यूज़ की जाती है, स्प्लिट और विंडो एसी, आप इसी के लिए ज्वाइन किए हैं। आप ये देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप 10 दिन में ना सीख पाएँ, सिर्फ आपको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। आप सीखने के लिए 2 दिन में सीख सकते हैं, 3 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से बताया जाए कि मैं ये सोच करके 10 डे रखा हूं ताकि आप जो चीज़ भी सीखें वो उस चीज़ का उपयोग आपको करना है। क्योंकि आप जब बेसिक से समझेंगे कि कैसे यूनिट वर्क करता है, तो वो आपके थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में वर्क करेगा। अगर सिर्फ आप थियरी सीख करके जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए आप प्रैक्टिकल में कमज़ोर पड़ेंगे। क्यों? प्रैक्टिकल वो चीज़ है जो आपके हाथ की सफाई है, यानी कि आप जितना ज़्यादा कहीं काम के लिए यूज़ करेंगे, जैसे आपको ब्रिजिंग करना हो, तो आप यदि हर रोज ब्रिजिंग करेंगे तो आप ब्रिजिंग में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। यानी कि कहीं आपको एक पतली सी यानी कैपिलरी ट्यूब भी यदि ब्रिज करना हो तो आप उसको भी ब्रिजिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ब्रिजिंग करने के लिए आप एसी की लाइन में यदि आप ब्रिजिंग कर ही नहीं सकते, सिर्फ आपको थियरी आती है, आप बोल सकते हैं ये पार्ट खराब है, ये खराब है, ये आपने आइडिया लगा के बोल दिया ये खराब है, चेंज करने से हो जाएगा। कभी ऐसा हो जाए कि आपके सामने लीकेज आ जाए, कंप्रेसर चेंज करना हो, कैपिलरी ट्यूब चेंज करनी हो, ड्रायर फिल्टर चेंज करना हो, स्टेनर फिल्टर चेंज करना हो जो ब्रेजिंग किया जाता है, तो आपको हाथ का उपयोग करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को कर सकें। तो जाहिर सी बात है ये इम्पोर्टेंट होता है, तभी जा करके आप किसी यूनिट में वर्क कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप साथ में लेके जा सकते हैं जिसको ब्रिजिंग करने आता हो। लेकिन एक समय आएगा कि जिस पर्सन को आप लेकर जा रहे हैं हो सकता है वो अपना खुद का काम करने लगे, तो आपको उस दिन फिर खुद से वर्क करना पड़ेगा। आप हो सकता है इसमें कुछ लोग इसके लिए इस बेसिक से शुरू करने आए हों कि उनको खुद को अपना एक ये चलाना हो, जैसे कि एक सर्विस सेंटर चलाना हो, तो उनके लिए भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो किसी कस्टमर को हैंडल कर सकें। तो इन चीज़ों का भी होना चाहिए। वीआरवी वीआरएफ है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वैल्यू यानी वीआरवी होता है, और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो यानी कि वीआरएफ बोला जाता है। वर्क एक ही है, वीआरवी सिर्फ पेटेंट नाम है डाइकिन का, और वीआरएफ जो है वो किसी भी मल्टी सिस्टम को बोल सकते हैं। आप इतना जानिए, इतना मैं आपको मेरे ख्याल से आपको मिल चुका होगा। तो वीआरएफ का मैं अभी ये इसमें आपको मैं वीआरएफ का ये नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप दूसरे वाले में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वीआरएफ का क्लास शुरू होगा, और उस वीआरएफ में आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें से कोई भी पर्सन जो वीआरएफ का जानकारी लेना चाहता है, और एक एक चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट के तरफ, यानी कि हमारा इंट्रोड्यूस हो गया आपके साथ, और मैं आपको लेके चलूँगा कि एक एसी कैसे वर्क करता है। क्योंकि आपको जानना है, आप ये जान चुके लगभग कि एसी क्या चीज़ है, यानी कि यदि आप ये नहीं जान पा रहे हैं तो मैं फिर वापस से बोलूँगा आपको कि एसी क्या है।
एसी वो चीज़ है जो आपके कमरे को ठंडक पैदा करने के लिए, यानी कि आपके रूम को कूल करने के लिए होता है। लेकिन क्या एसी कूल करता है? नहीं, एसी अपने आप को कूल करता है। और एयर फ्लो जो होता है उसमें जो ब्लोअर लगाया जाता है, ब्लोअर उस कूलिंग कॉइल के ऊपर जब टकराती है तो वो उसके साथ ठंडा होता है। और जो हीट होता है, यानी कि जो रूम की गर्मी होती है, उस रूम की गर्मी को कूलिंग कॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी रेफ्रिजरेंट जो है उसके साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो जब एब्जॉर्ब होता है तो वो कहाँ लेके जाया जाता है? उस रेफ्रिजरेंट को लेके जाया जाता है आपके कंप्रेसर तक। और कंप्रेसर का काम क्या है कि जो भी कूल गैस होगी उसको पहले हीट करके उसका प्रेशर बढ़ाएगा। यानी कि प्रेशर बढ़ाने के टाइम में उसका जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट हो जाता है। और जब भी हीट होता है तो उसका प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो वो हीट होएगा। हीट होगा तो जो कूल गैस है वो क्या होगी? वो हॉट गैस में बदल जाती है। और जब भी हॉट गैस यानी गर्म गैस में जब बदलती है तो उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके आना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो यूज किया जाता है वो हमेशा लिक्विड में जब होगा, और जब उसको वेपोराइज किया जाएगा, ठीक है, कैपिलरी के माध्यम से जब उसको वेपोराइज किया जाता है तो उसका प्रेशर को भी लो किया जाता है, ठीक है। और जब प्रेशर लो होकर वेपोराइज होगा तो वो क्या होगा? वो चिल्ड होता है। और उसके बाद जो चिल्ड गैस होती है वो रन करती है तो वो पाइपलाइन को ठंडा करती है। पाइपलाइन ठंडा होगा, यानी कि उसके साथ में अटैच जो फिन्स होती है, यानी कि एल्युमिनियम की जो फिन होती है, एल्युमिनियम की फिन उसके साथ ठंडी होती है। और जब ब्लोअर उसके साथ, जब ब्लोअर हवा को खींचता है तो उस फिन के ऊपर, यानी फिन के ऊपर गर्म जो हवा, ठंड जो आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसमें जो हवा है वो टकरा करके वो अपने टेम्परेचर को उस पाइप के इसमें, यानी कि उस पाइप में जो चिल्ड है, यानी कि जो आपका कूलिंग कॉइल जितना चिल्ड है उतने टेम्परेचर पे आने की कोशिश करता है। यानी यदि वही प्रोसेस बार बार चले तो वो आपका रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। लेकिन उस दौरान आपका हीट कहाँ जाएगा? आपके रेफ्रिजरेंट में जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें बोला जाए तो कमरे की, यदि बोला जाए तो एवरेटर क्या करता है? कमरे की गर्मी को सोख लेता है। तो जब भी सोखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो टेम्परेचर को अपने, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। और जब भी बढ़ेगा तो वो पूरा हीट नहीं हो पाएगा। और पूरा हीट नहीं होगा तो वो जाएगा कंप्रेसर में। और कंप्रेसर फिर वापस से एक ही प्रोसेस को दोहराते रहता है कि पहले वो प्रेशर को बढ़ाता है। लेकिन प्रेशर जिस टाइम बढ़ाता है उस टाइम क्या होता है? हॉट वेपर हो जाता है। और हॉट वेपर गैस जब भी हो जाएगी तो उसको हमेशा लिक्विड फॉर्म में लेके आना होता है। यदि लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा तो वो लिक्विड, यदि गैस लिक्विड में परिवर्तित नहीं हो पाएगी यानी जनरेट नहीं हो पाएगी तो वो कभी भी कूलिंग नहीं कर सकती है। यदि आप डायरेक्ट वेपोराइज करना चाहेंगे गैस को, आप जैसे गैस एक बार कंप्रेसर ने कंप्रेस कर दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट उसको कैपिलरी लगा के वेपोराइज कर दूं, तो वो वेपोराइज नहीं होगा। वो सबसे पहले क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में जनरेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिक चीज़ है। लेकिन कैसे वर्क करता है मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा। यानी कि जो हमारे एयर कंडीशनर होती है, आप एयर कंडीशनर, यानी कि आप जानते हैं एयर कंडीशनर वातानुकूलित होता है हिंदी में, जो कि हवा की स्थिति में आपको तीन चीज़ों का ध्यान देता है। पहला होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीननेस होता है, क्लीन लाइननेस होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग जी, आप जो भी जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग। अच्छी बात है, आप सब लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास के लिए। और मुझे खुशी है कि आप और भी लोगों को जोड़ें, ताकि जो लोग जुड़ करके इस फर्स्ट डे के वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। उनके आगे आने वाले काम के लिए उपयोगी हो सकता है और होना चाहिए।
हम बढ़ेंगे अपने अगले अपने जो देखेंगे कि जैसे आप यदि इस फिगर में देख रहे हैं, ये एआई जनरेटेड किया हुआ है, ऐसा इसके लिए है क्योंकि ये डिजिटली फॉर्म पे दिखाया जा सके। इसमें आपको दो चीज़ मिलेगी, जैसे ये चीज़ आप यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं ये चीज़ क्या है, ये आपको छोटे एयर कंडीशनर में नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को एक्सपेंशन डिवाइस इसके ये इसको दिखाने के लिए इसको जनरेट करवाया गया है जानबूझ के, क्योंकि इसका उपयोग बड़े लेवल के कंडीशनर में यूज होता है, जो जो एयर कंडीशनर यानी कि जिसका गैस का फ्लो ज़्यादा होता है, एचपी ज़्यादा होता है, और वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि इंडोर जिसका डिजिटली नहीं होता है, यानी कि जो सिर्फ नॉर्मल तरीके से उपयोग हो जाए। इसमें एक बल्ब लगा होता है, उसके लिए यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है और ये जा करके इस पे लगा होता है, ठीक है, ये बल्ब जो लगा होता है, ठीक है। लेकिन ये छोटे एयर कंडीशनर में जो रूम के लिए उपयोग होता है, सिर्फ जैसे आपका आरएसी बोला जाता है, रूम एयर कंडीशनर, ठीक है, उसमें ये उपयोग नहीं किया जाता है। वजह क्या है कि ये छोटे के लिए नहीं है, ये बड़े के लिए है। छोटे में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए ये दिखाया जाता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक एक्सपेंशन डिवाइस है, और इस डिवाइस का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि ये वेपराइज करता है, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे क्या उपयोग होता है, मैं आपको फ्रंट पे दिखाता हूँ, अभी आपको मैं नेक्स्ट इमेज में दिखाता हूँ। ये आपका यूनिट है, आप इस यूनिट का उपयोग कर रहे हैं, ये स्प्लिट टाइप है, यानी कि जिसका एक इंडोर आपका बाहर होता है, ये इंडोर जो होता है वो अंदर होता है, ये आउटडोर बोला जाता है क्योंकि इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर और आपका कैपिलरी ट्यूब इनबिल्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसमें इनबिल्ट की जाती हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं। उसके बाद आता है आपका ये कंडेंसर ही है, इसमें इनबिल्ट किया जाता है। ये एक्सपेंशन डिवाइस है, ये मैक्सिमम आपको इंडोर में मिलेगा और इन्वर्टर मॉडल में आपको आउटडोर में मिलेगा। यानी कि उसमें क्या बोला जाता है, ईईवी, यानी कि आपको यदि इन्वर्टर मॉडल की यूनिट है तो उसमें कुछ यूनिटों में यदि ओनली कूलिंग भी है तो उसमें मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल के नाम से, ठीक है। या फिर आपको एलईवी बोलेगा, एलईवी के नाम से मिलेगा, जिसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन वाल, ठीक है। और ये इसको दर्शाया गया है कि ये आपका कूलिंग कॉइल है, यानी कि एवोपरेटर। एवोपरेटर इसके लिए नाम दिया जाता है कि ये यदि यूनिट, हेलो जी आप, बबलू जी हेलो, ये देखिएगा एवोपरेटर क्यों बोला जाता है, यदि आप इस लाइन में नए हैं और आप यदि पुराने हैं तो आप दोनों जन समझिएगा कि कूलिंग कॉइल बोला जाता है इंडोर के कॉइल को मैक्सिमम। कूलिंग कॉइल क्यों बोला जाता है कि आपकी यूनिट ओनली यदि कूलिंग कर रही है तो आपकी इंडोर को कूलिंग कॉइल बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपका सिस्टम यानी इंडोर आउटडोर जो है वो हीट पंप में, यानी कि ठंडी के मौसम में गर्म कर सकता है, तो उसमें एवोपरेटर नाम दिया जाता है। एवोपरेटर क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो एवोपरेट कर सकता है एक टाइम में कंडेंसिंग के रूप में और एक टाइम में कूलिंग कॉइल के रूप में। इसके लिए उसको एक नाम दिया जाता है एवोपरेटर, ठीक है। तो जब भी आप हीट पंप का यूज करते हैं, जब भी आपका यानी कि आप जिस इंडोर का आप जिस एसी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, यदि वो हीट पंप में है तो उसमें आप ये हीट पंप वाले को आपको एवोपरेटर बोलते हैं। लेकिन यदि आपका हीट पंप नहीं है, ओनली कूलिंग यदि है, ओनली कूलिंग वाले में कूलिंग कॉइल बोलते हैं। यदि ओनली कूलिंग है तब आपका क्या बोला जाएगा, कूलिंग कॉइल बोला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपके घर में विंडो एसी लगी हुई है और विंडो एसी में ओनली कूलिंग होता है, वो ठंडी के मौसम में हीट नहीं करता है, यानी कि उसमें वो हीट पंप में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका जो सामने का आपका जो कूलिंग करके दे रहा है उस कॉइल को आपको क्या बोलेंगे, आप कूलिंग कॉइल बोलेंगे। लेकिन यदि वही चीज़ आपका हीटिंग भी करता है यानी हीट पंप में है, तब उसको क्या बोलेंगे, एवोपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि हीटिंग एंड कूलिंग दोनों में वर्क करता है, एवोपरेटर उसको बोलते हैं। तो हीट पंप में होगा तो क्या बोला जाएगा, एवोपरेटर। लेकिन यदि ओनली कूलिंग होगा तब क्या बोला जाएगा, कूलिंग कॉइल।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कूलिंग कॉयल बोला जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब देखेंगे हम, ये हमारा आज का रेफ्रिजरेशन साइकिल और एसी का बेसिक जानने का डे है, जो कि आपको जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले जो उपयोग होता है, ये चीज़ें उपयोग होती हैं। तो ये क्या है, ये आपका है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको क्या बोला जाता है, ये है ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये आपके लिए यदि कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आपको साइकिल आता है, आप बोलते हैं हाँ साइकिल आता है। साइकिल आता है तो वो बोलता है साइकिल बना के दिखाइए। ठीक है, आप साइकिल बना के दिखा दिए हैं। बाद में बोलता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है और कहाँ पे क्या गैस बनती है, या फिर कहाँ पे वेपर बनता है, कहाँ पे लिक्विड बनता है। आप उस दिशा में थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप सीखेंगे और आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर एक बनाया हुआ है। ये कंप्रेसर एक सिर्फ दिखाने के लिए कि बनाया गया है, जो कि फ्रिज में यदि आप देखते होंगे तो फ्रिज में ज़्यादातर ऐसे ही आपको मिलेगा। वो सिर्फ उस चीज़ के लिए, दिखाने के लिए बनाया गया है। यदि लाइट कमज़ोर पड़ रही है तो मैं लाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अभी आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। और ठीक है, तो थोड़ा लाइट का ये हो गया था, इशू हो गया था। अब देखिए ये क्या है, ये आपको मैक्सिमम आपके घर में यदि फ्रिज है तो आप फ्रिज में इस चीज़ को देखते होंगे। और ये ऐसा छोटा कंप्रेसर मिलता है आपको, तो इसके लिए ये कंप्रेसर का डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कंप्रेसर आपका अलग अलग होता है, कंप्रेसर के बारे में भी हम जानेंगे। और ये हमारा फर्स्ट डे का क्लास है, इसके लिए हम कंप्रेसर के बारे में टोटली नहीं बता रहे, क्योंकि इस चीज़ ये बेसिक से आपको नॉलेज दिया जा रहा है इसके लिए। क्योंकि मैं कंप्रेसर को आपको डीपली बताते जाऊंगा, वो भी आप समझेंगे कि कंप्रेसर कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं आपके एसी में और क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हमारा ये फर्स्ट डे है, तो इसमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सीखेंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है, गैस को कंप्रेस करना। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो होता है आप जो यूज़ करते हैं उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। आपको ये चीज़ मालूम है कि रेफ्रिजरेंट का अलग अलग नाम दिया गया है। यानी कि जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे कि R22 का यूज हो रहा था, जिसको बंद किया जा रहा है। अभी भी मार्केट में जो यूनिट है पहले, यानी कि मार्केट का मतलब है कि अब भी बहुत सारे घरों में या फिर बहुत जगह आपको R22 का गैस यूज होते हुए मिलेगा। तो मैक्सिमम तौर पे 22 की गैस को बंद किया गया है, 22 के जगह पे 407 का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि R22, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, R22, ठीक है, R22 जिसको ये बंद किया जा रहा है। अब R20 की जगह पे रिप्लेस कौन सा किया जा रहा है, R22 के जगह पे रिप्लेस किया गया है R407। ठीक है, R407 को रिप्लेस लगा दिया गया है। R407 जब आप उपयोग करते हैं तो सेम R22 यानी R22 का ही जगह लेता है, लेकिन बस उसका प्रेशर हाई हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैक्सिमम हाई नहीं होता है, थोड़ा हाई हो जाता है।
पहले R22 का उपयोग किया जाता था 60 psi, लेकिन R407 का किया जाता है 80 से 85 psi। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये एक रेफ्रिजरेंट आता है। रेफ्रिजरेंट जो भी होगा वो आपका आर नाम दे करके लिखा जाएगा, आप बेसिक से हैं। तो रेफ्रिजरेंट हमेशा आर के नाम से रखा जाएगा। R32, R22, R410, R407, R134, R125, R600 या फिर R290। तो आर जो भी नाम रखा जाएगा, आर का मतलब है कि आपका रेफ्रिजरेंट के हिसाब से रेफ्रिजरेंट रखा गया उसका नाम, और उसके बाद गैस का कोड रखा गया है। ठीक है, हर गैस अलग अलग नाम दिया गया होता है, अलग अलग गैस का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अलग अलग गैस का नाम, उसका अलग अलग फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में अलग अलग नाम दिया गया है। रेफ्रिजरेंट का जिस दिन हम क्लास आपको एक रोज देंगे जिसमें किस रेफ्रिजरेंट में क्या चीज़ मिक्स किया गया है, आप उसको देखेंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि रेफ्रिजरेंट भी अलग अलग होते हैं, तो उसका वर्क भी अलग अलग होगा, उसका प्रेशर भी अलग होगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक में हैं, तो बेसिक में आएंगे। मान के रखिए कि अभी हम 22 की गैस को बंद कर दिए, तो हम किस में जाएंगे? हम आपको लेके आएंगे जो मार्केट में आपको मैक्सिमम मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा आपको? 32 और 410, यानी R32, यानी R और R410। ठीक है, तो मैं इस दो दो आपको रेफ्रिजरेंट को लेके चलूंगा। R32 का उपयोग एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। R32 गैस जो है वो हाई प्रेशर गैस है, और R410 जो है वो R32 और R125 का मिक्स किया हुआ है। ठीक है, जैसे R जो आपको गैस मिलती है R32, ठीक है, R32 का एक सेपरेट यूज़ किया जाता है। आप कहीं भी देखेंगे एसी यूज़ कर रहे हैं, एसी खरीदने जा रहे हैं, बोलते हैं, कोई बोलते हैं R32 की गैस है, या फिर कोई बोलता है R410 की गैस है। ठीक है, R32 और R410। ठीक है, तो इसमें ये एक सेपरेट गैस है, इसका भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग होता है, और जो कि मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरा क्या है आपका 410। ये जो गैस है ये दो गैस का मिक्स है। पहला R125, R125 और R32, ये दोनों गैस का मिक्स है। लेकिन कितना मिक्स है? दोनों को 50-50% मिक्स कर दिया गया है, यानी कि एक को 50% और दूसरे को भी 50%। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास 100 ग्राम गैस है, कौन सा? 410, तो 410 को क्या किया है, यानी आपके पास, जैसे ये मैं मिक्स किसको बोला हूं? इसको। तो ये क्या है? मिक्स गैस है। 410 को क्या किया गया? दो गैस का मिक्स किया हुआ है, R125 और R32। मिक्स करने का मतलब क्या है? आपके गैस को प्रोटेक्टिव बनाना, यानी कि जो R125 है वो R32 को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। इस बात के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कि R32 फ्लेमेबल टाइप में, टोटली फ्लेमेबल नहीं है। टोटली फ्लेमेबल का मतलब, फ्लेमेबल है लेकिन इतना फ्लेमेबल नहीं है कि आप जैसे ही, यदि आपके रूम में थोड़ा सा भी लीक हो गया, आप माचिस जलाएंगे, आपका आग पकड़ लेगा। इतना फ्लेमेबल नहीं है। आपका जो गैस, आप जो घरेलू गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उतना फ्लेमेबल नहीं है। उसका एक लेयर है कि आप अपने इन्वायरमेंट में, किसी रूम में आप 25 से 30 या 30 से 35%, यानी जितना बढ़ाते जाएंगे, यानी 25 से 30% आप गैस को आपके रूम के इन्वायरमेंट में आप लीक कर देते हैं, तब जा करके आप उसको आग लगा सकते हैं। लेकिन जब आप उतना करेंगे तो आपको, आपके रूम में पूरा धुआं धुआं सा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर 32%, 30-35% आप गैस यदि इन्वायरमेंट में डालेंगे, किसी रूम में, बंद कमरे में, जहाँ से जा नहीं, निकल नहीं पा रहा है गैस, तो वो क्या होगा? आपका
आपका, तब वहाँ पे आप लाइटर उपयोग करेंगे, कुछ भी करेंगे तब आग लगेगी। लेकिन यदि उसका परसेंटेज कम है तो वो आग लगने की संभावना नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान कीजिएगा। इसके लिए R32 को A2L कैटेगरी में रखा गया है। A2L यानी कि कैटेगरी आती है अलग अलग, वो कैटेगरी भी हम जानेंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। A2L, A2L की कैटेगरी में रखा जाता है किसको? R32 को। ठीक है, तो इसी कैटेगरी को कम करने के लिए, यानी कि ये टोटली फ्लेमेबल ना हो पाए और प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ में कूलिंग भी बेहतर हो, उसके लिए आपको R125 और R32 को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। यानी कि आप यदि 100 ग्राम गैस ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम R32 है और 50 ग्राम जो है आपका 125 है, तब जा करके वो मिक्स होगी। यानी कि वो मिक्स होगी तो ही परफेक्ट आपका प्रोटेक्टिव होगी और वर्क करेगी। तो इसके लिए 410 का उपयोग किया है। आप छोटे यूनिट में भी 410 का गैस उपयोग करते हुए पाएंगे और बड़े यानी कि VRF सिस्टम या फिर अदर किसी में भी आप पाएंगे। दूसरी चीज़, 410 का आप उपयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ VRF सिस्टम में उपयोग किया जाता है। VRF सिस्टम में 32 का भी आपको मिलेगा, यानी कि जो छोटे लेवल का VRF होगा उसमें 32 का मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा गैस था, तो इसके लिए हम गैस पे थोड़ा सा डिस्कस किए ताकि आप समझ सकें कि गैस मिक्स गैस है और कौन फ्लेमेबल है कौन नॉन फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल कौन सी है? 32, और नॉन फ्लेमेबल यानी कि टोटली फ्लेमेबल तो नहीं है, लेकिन जब भी किसी गैस को इतना आप हीट कर देंगे कि वो अपने टेम्परेचर से थोड़ा हाई हो जाए, अब तब उस टाइम जब भी आप एक लाइटर भी जलाएंगे तो वो आग लगेगी। ठीक है, यानी आप ऑयल को ही यदि आप हीट कीजिए और उसको वेपराइज कीजिए और उसमें आग लगाएंगे और आग लग जाएगी। तो हर रेफ्रिजरेंट या ऑयल का एक टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, जहाँ पे वो वेपराइज हो जाता है। और जिस भी आप वेपराइज जिसे भी करेंगे जो चिल्ड ना हो सके, हाई टेम्परेचर में हो जाए, तो वो आग लगने की संभावना है। यानी कि जब भी आपका कंप्रेसर क्या करता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे 90 टू आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करता है। ठीक है, तो जब भी हीट करता है तो उसमें गैस हीट होगी, और जब उसको लीकेज करवाएंगे, हीट गैस को डायरेक्ट लीकेज करवाएंगे, तो वो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में होने की जनरेट करेगा। लेकिन यदि उसी पे आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो जहाँ पे 30% मैं बोल रहा हूँ कि लीकेज किया हुआ है, यदि वो कम परसेंटेज है, यानी कि 15% भी आपके रूम में है या फिर वो यूनिट के अंदर है, तो उसको कहीं से इग्निशन मिलेगा या आप कहीं से भी उसको लाइटर से जलाएंगे, माचिस जलाएंगे, कुछ भी जलाएंगे, तो वो आग लग सकती है और आग लग जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो हॉट गैस, वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, जो हॉट गैस वाला है। बॉइलिंग टेम्परेचर वो एक लो टेम्परेचर का भी बॉइलिंग टेम्परेचर है जो मिनिमम टेम्परेचर पे लेके आता है। यानी कि एक गैस चिल्ड दिशा में कितना उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, और बॉइलिंग यानी उसको कम पे रखा जाता है, और हॉट गैस जो होती है उसको बॉइलिंग में नहीं रखा जाता, वो वेपराइज हो जाती है। यानी कि हॉट गैस में वेपर हो जाती है, तो हॉट वेपर में जाएगा तो वो बॉइलिंग में नहीं, वो बॉइलिंग से ऊपर हो गया। ठीक है, यानी कि वो गैस आपका गैस में चेंज हो गई। बॉइलिंग वो, जैसे आप लिक्विड नाइट्रोजन को देखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को किसी भी आप बर्तन में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें पूरा बॉयल होता है। ठीक है, वो उसका सबसे लो पॉइंट है, यानी कि वो सबसे लो पॉइंट पे बॉयल हो रहा है। वैसे ही हर रेफ्रिजरेंट का सबसे लो पॉइंट बॉइलिंग होता है कि कोई गैस 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर उतना जैसे ही जाएगा ऑटोमेटिक वो बॉयल होने लगेगा। और कुछ गैस का होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही वो -20 में जाएगा, यानी 20 डिग्री प्लस में मत जाइए, बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है। तो जैसे ही वो माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वो अपने आप बॉयल होने लगेगा, यानी आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो एक तरीके से वो उसको चिल्ड कर देगा। ठीक है, तो हर गैस का एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट का जो है वो बॉइलिंग है। जो चीज़ लिक्विड में होगी उसको बॉइलिंग उसका टेम्परेचर होगा। यदि वो कोई भी गैस यदि वो वेपर में है, यानी कि वो हॉट वेपर, ठीक है,
हॉट वेपर में है तो वो क्या करेगा, उसका वो बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं हुआ। जब वो लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आता है। यानी कि आप लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन आप ड्राई नाइट्रोजन यानी सिर्फ गैस लेके आप फ्लो करेंगे तो वो चिल्ड नहीं होगा। वो हल्का फुल्का चिल्ड होगा लेकिन वो बॉयल नहीं करेगा। यदि बॉयल करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें आपको मालूम है। तो हम चलेंगे आपको आगे की तरफ लेकर के, यहाँ पे कंप्रेसर के पास में। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, ये आप जानते हैं। कंप्रेसर, कंप्रेसर नाम से जानिए कि गैस को ये क्या करता है, कंप्रेस करता है। और जब भी कंप्रेस करेगा तो क्या उसका टेम्परेचर डायरेक्ट बढ़ जाएगा, नहीं। कंप्रेसर यदि डायरेक्ट आप देखेंगे, यदि बाहर कंप्रेसर निकाल के रखे हैं, आप उसको चालू करके देखते हैं, हैंड से प्रेस करके देखते हैं, तो वो हवा ही देता है। यदि हवा लेगा तो हवा देगा, जाहिर सी बात है, उसमें और कुछ तो मिक्स करके देगा नहीं। तो वो क्या होता है, हीट निकलता है, नहीं। वो तब तक हीट नहीं, वो मतलब गैस तब तक हीट नहीं होगी जब तक उसके आगे कोई रुकावट ना पैदा की जाए। ठीक है, यदि रुकावट यानी कहीं से उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो गैस और कंप्रेसर के बीच में जो रुकावट पैदा होगी वो प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर का काम है डायरेक्ट लगातार कंप्रेस करना। लेकिन उसको किसी ऐसे जगह से निकाल दिया जाए जहां से उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस होकर के जाना पड़े। यानी मान के रखिए कि पीछे का टेम्परेचर जो है, आप जो प्रेशर पीछे का प्रेशर है उसको बढ़ा दिया जाए 350 पे। ठीक है, मान के रखिए 350 पे बढ़ा दिया जाए, और ये क्या हो जाए, अब ये आगे जा करके ये पूरा ये कंडेंसिंग कॉइल है। कंडेंसिंग कॉइल का वर्क मैं क्यों है बताता हूँ आपको। लेकिन आप ये स्टेनर या ड्रायर रखा रहेगा, यहाँ पे आपको कैपिलरी ट्यूब मिलेगा। कैपिलरी ट्यूब पतला होता है, तो पतला होने की वजह से पूरी गैस आगे नहीं निकल पाती है। तो क्या होता है, इसके बीच में हीट जनरेट होता है, यानी कि कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन के बीच में हीट जनरेट होता है, और उसी हीट की वजह से कंप्रेसर पे लोड आएगा, कंप्रेसर भी हीट होगा और साथ साथ में गैस भी हीट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दे, यानी कि जब गैस हीट होगी तो कंप्रेसर भी हीट होगा। तो कंप्रेसर का हीटिंग पॉइंट मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है आपका जो हाई लेवल का जो होता है 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन 110 डिग्री का जो होता है वो ट्रिपिंग होता है। 110 डिग्री पे किसी भी सेंसर को लगाया जाता है ताकि 110 डिग्री जैसे ही जाए वो तुरंत ट्रिप हो जाए, और ट्रिप होकर के वो सेफ बचे। ठीक है, और कंप्रेसर मैक्सिमम झेल सकता है, यानी कि 110 से 115 की वेरी हो सकती है। यानी कि इसको इतना जल्दी अगर ट्रिप नहीं हो पाया तो 115 पे ट्रिप हो जाना है, यानी कि कुछ सेकंड लग सकता है। तो उस सेकंड के बीच में ट्रिप होना है, तो इसके लिए 110 से 115 का होता है। इससे क्या होता है, आपका कंप्रेसर सेफ होगा और आप यूनिट से हमेशा सेफ जनरेट करेंगे, सेफ फील करेंगे। आपका यूनिट जो है वो कभी भी ब्लास्ट होने के चांस पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो यानी कि हमारा जो कंप्रेशन होता है, बीच में जो कंप्रेसर जब कंप्रेस करता है तब क्या होता है, जब हम उसको बीच में रुकावट पैदा करते हैं, यानी कि उस गैस के फ्लो को किसी बहुत छोटी नली से, जिसको कैपिलरी बोला जाता है, उससे यदि हम निकालेंगे तो पूरी गैस फ्लो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बीच में हमेशा हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से गैस हीट होती है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लिक्विड को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसा कंप्रेसर में बोला जाता है। क्यों, आप लिक्विड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लिक्विड को, जैसे कि लिक्विड अपनी दिशा ढूंढता है, आप लिक्विड को डायरेक्ट कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को जब कंप्रेस करेंगे तो वो उसी फॉर्म में वो आगे की तरफ निकलेगी, लेकिन अपनी जगह को छोटा नहीं करेगा। यानी कि जैसे स्पंज होता है, अगर किसी एक क्यूब का, एक साइज का आप स्पंज ले लीजिए, आप उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करके आप उसको दबा करके छोटा बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई चीज़ ठोस हो, जैसे आप आइस का क्यूब ले लीजिए, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या करेंगे, आप उसको मेल्ट करवा सकते हैं। जैसे पानी है, आप किसी बोतल में भरेंगे, फुल्ली बोतल को भर लीजिए, आप प्रेस करके देखिए, आप कंप्रेस करके उसको कम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यदि उसी किसी बोतल में यदि एयर भरी हो या कोई गैस भरी हो, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
ये हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कंप्रेसर के अंदर कभी भी लिक्विड नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, वेपर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि वेपर, डायरेक्ट वेपर नहीं आनी चाहिए, आपका कौन सा वेपर आना चाहिए, लो टेम्परेचर का गैस आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोअर टेम्परेचर गैस, इसको गैस को ओनली ये कंप्रेस कर सकता है। तो ये कंप्रेस करने से पहले इसमें ये जो भी ये मैं साइकिल अभी आपको बताता हूँ, तो वो कहाँ से ये हो चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा इसमें किया जाता है लो टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आता है, इसमें लो प्रेशर गैस होता है। ठीक है, इसलिए इसको जो इसका सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप को मैक्सिमम गैस पाइप बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें हमेशा गैस फॉर्म आनी है। लेकिन किसी दिशा में ऐसा होता है कि वो वेपर फॉर्म में आ सकता है, जिसमें थोड़ी लिक्विड की मात्रा हो सकती है। तो उससे पहले आपको एक अक्यूमुलेटर लगा के दिया जाता है। अक्यूमुलेटर को मैं दिखा के आपको बताऊंगा कंप्रेसर में कौन से में अक्यूमुलेटर लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर से। तो सबसे पहले हम एक साइकिल को, इस साइकिल को बिल्कुल क्लियर रूप से समझेंगे कि जब भी ये गैस को कंप्रेस करता है, यानी कि ये कंप्रेसर है, गैस को जब भी कंप्रेस करता है तो कंप्रेस करके उसके प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, और प्रेशर कब बढ़ेगा, जब उसमें कोई रुकावट पैदा होगी। रुकावट कब पैदा होगी, मान के रखिए कि एक कंप्रेसर यदि 1 kg पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, 1 kg पर मिनट के हिसाब से गैस फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान के रखिए पर मिनट के हिसाब से 1 kg एक कंप्रेसर गैस को फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इस यदि ये फ्लो कर रहा है तो ये इसको निकलने के लिए सबसे पहले जब भी फ्लो गैस कंप्रेस होता है तो वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। ठीक है, तो जब कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर में जा करके उसको रन करवा दिया जाता है, साथ में फिन लगी होती है। आप ये जानते हैं, कंडेंसर जिसको बोलते हैं कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जब एक कंडेंसर कॉइल में जाता है और उसके बाद से उसको पहले ही उस कॉइल में भेज दिया जाता है, क्योंकि उस ये चीज़ मालूम है कि जब कंप्रेशन बढ़ेगा उसके किसी कैपिलरी और कंप्रेसर के बीच का, तो वो गैस क्या होगी, हीट होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यदि आप कभी वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के टाइम में आप यहाँ से पाइप को कट कर दीजिए जहाँ स्टैनर फिल्टर लगा होता है, और उसके बाद आप यदि यूनिट चला देंगे तो क्या होता है, कंडेंसर हीट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से कंप्रेस हो रही है गैस वो डायरेक्ट उधर से निकल रही है, तो वो कभी भी हीट नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। हीट कब होगी, जब हम इसको कहीं इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसके रूट को हम कहीं भी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तब जाके हीट होगी। तो गैस को पहले ही क्या किया जाता है कि पहले यहाँ पे आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अगर ये गैस जिस टाइम इसमें कोई भी बीच में रुकावट नहीं हो रही, जहाँ से कैपिलरी का यूज नहीं किया जा रहा है, उस दिशा में 1 kg पर मिनट के हिसाब से यदि गैस फ्लो कर रहा है कंप्रेसर, तो ये आगे जा करके तब तक हीट नहीं होगा जब तक कि हम कैपिलरी ट्यूब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैपिलरी क्या करेगी, कैपिलरी आगे रास्ते को क्या करती है, ब्लॉक करती है, और ब्लॉक करके वो क्या करती है कि यहाँ से जो प्रेशर है, मैं एकदम आपको जी इस भाषा में, अभी इस भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। मैं एकदम टेक्निकली आपको समझा दूँ तो आप मेरा यकीन मानिए आपको आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो जब भी कंप्रेसर है, इस चीज़ को जब भी कंप्रेस कर रहा है, ये गैस को जब भी कंप्रेस कर रहा है, तो ये कैपिलरी ट्यूब क्या कर रही है, कैपिलरी ट्यूब इसके रास्ते में जब भी आएगी तो उसका हमेशा वो एकदम सुई के नोक कितना उसमें जगह होता है।
उसका अलग अलग साइज होता है कैपिलरी का, कि गैस जो हमारा साइज इसके लिए होता है कि इस कूलिंग कॉइल में या इवेपोरेटर में कितनी गैस 1 मिनट में फ्लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 kg है, ठीक है, 1 kg पर मिनट के हिसाब से गैस फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब भी कैपिलरी से आएगी तो इसका जो गैस फ्लो होने का जो रेट होगा उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 1/2 kg पर मिनट के हिसाब से हो जाए, यानी कि ये 2 kg पर मिनट के हिसाब से हो जाए। जब भी आप हाफ करेंगे तो ये पूरी गैस तो आगे नहीं बढ़ पा रही है, और जब भी पूरी गैस आगे नहीं बढ़ पाएगी तो पीछे जो गैस रह जाएगी, और कंप्रेसर से जो गैस कंप्रेस हो रही है इसके बीच में प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जब भी प्रेशर क्रिएट होगा तो वो अब क्या होगा, वो हीट जनरेट करना शुरू करेगा, ठीक है। और जब भी हीट जनरेट होगा तो ये गैस जो जा रही है डायरेक्ट कंप्रेसर से, जो कंप्रेस होकर जा रही है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये हॉट गैस में जनरेट हो जाएगी, यानी गैस जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होकर के यानी वो गैस में जनरेट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर अब हमें क्या कितना लेके जाना होता है, हमें इस गैस का जो टेम्परेचर जो है इसका फ्लो हमें कितना टेम्परेचर लेके जाना होता है, 80 से 95 तक लेके जाना होता है, ठीक है, 80 से 95 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में लेके जाना होता है टेम्परेचर। और जब इतना जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, और जब भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो इसको अब हमें क्या कराना होगा, जैसा कि मैं पहले बोला था कि जब भी कैपिलरी तभी किसी गैस को यानी कि रेफ्रिजरेंट को कूल करवा सकती है, यानी कि वो उसको कूलिंग में यानी वेपराइज कर पाएगी जब वो लिक्विड फॉर्म में जनरेट होगा। यानी कि जब गैस हॉट गैस होगा तो सबसे पहले उसको किस फॉर्म में जाना है, लिक्विड फॉर्म में, और जब लिक्विड किसी कैपिलरी से होकर गुजरेगा तब जा करके वो क्या होएगा, यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर बनाएगा, ठीक है। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस में लेके जाना है, लिक्विड फॉर्म में लेके जाना है। तो उससे पहले गैस तो यहाँ पे हॉट वेपर में है, यानी ये गैस किस में है, हॉट वेपर में। तो हॉट वेपर नहीं करके इसको हम हॉट गैस कर देते हैं, ये पहले ही हॉट गैस में हो गई है, ठीक है। तो हॉट गैस हो गई, हॉट गैस हो गई है तो अब इसका टेम्परेचर कितना है, 80 से 95, और हमें लिक्विड का टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 से लेकर के 42 तक, 35 से 45 तक होना चाहिए। यदि 45 से आप ज़्यादा जाते हैं तो आपके यूनिट में आपका जो टेम्परेचर होगा यानी आपकी जो इंडोर होगी वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगी, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कितना चाहिए हमें, 35 से लेकर के 45 मैक्सिमम होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 45 बहुत ज़्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए, 42 तक एक लिमिटेड होता है, लेकिन 45 में लेके आएंगे बिल्कुल परफेक्ट है। 80 है तो 40 तक होना चाहिए, 95 जा रहा है यदि टेम्परेचर तो 45 तक हो जाना चाहिए। लेकिन यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर रह गया लिक्विड का तो वो कभी भी आगे का टेम्परेचर डाउन नहीं कर पाएगा। और कैपिलरी का काम क्या होता है, कैपिलरी का काम होता है प्रेशर को डाउन करना और साथ में टेम्परेचर को कम कर लेना, यानी कि लिक्विड को वेपोराइज कर लेना, और वेपोराइज जैसे ही होगा तो वो टेम्परेचर लो टेम्परेचर क्रिएट करेगा, ठीक है। और आप कहेंगे ये ड्रायर क्यों यूज किया हुआ है, तो ड्रायर इसके लिए यूज किया हुआ है, ये ड्रायर या स्ट्रेनर फिल्टर होता है, स्ट्रेनर फिल्टर होता है। ड्रायर का उपयोग अलग जगह किया जाता है और स्ट्रेनर फिल्टर का उपयोग अलग जगह किया जाता है। स्ट्रेनर फिल्टर 2 तरह का होता है और ड्रायर फिल्टर से एक ही उसका एक ही तरह का डिजाइन किया गया होता है। स्ट्रेनर फिल्टर में आपको स्टोन की जो है वो मॉलिक्यूलर सीव मिलती है, मॉलिक्यूलर बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर सीव, यानी कि जो छोटे छोटे स्टोन भरे होते हैं। एक वो टाइप का होता है जो फ्रीज में यानी कि ज़्यादा चिल्ड वाले जगह पे और ज़्यादा बारीक यानी कैपिलरी का यदि जो होल है, कैपिलरी का जो डाया है इंटरनल डाया वो सबसे कम होगा
तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर सिव का उपयोग किया जाता है। और ओनली स्टेनर यानी कि सिर्फ जिसको हम हिंदी में छननी बोलते हैं, यानी आप जिससे कुछ चाय छानते हैं या कुछ भी, जो वही उसी को स्ट्रेनर बोला जाता है इंग्लिश में। वो गैस को फिल्टर करने के लिए, यानी कि गैस में कोई भी बारीक से बारीक कचरा जाएगा तो उस फिल्टर में रुक जाए, कैपिलरी को ब्लॉक ना कर सके, इसके लिए इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका टेम्परेचर, अब हमने जब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ से आपको क्लियर करते चलें, क्योंकि आप इस चीज़ में आप साइकिल पढ़ रहे हैं और साइकिल को समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप साइकिल नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिक्विड जैसे ही ये आप देखिएगा, ये सबसे पहले ये हॉट वेपर में है, हॉट गैस में। हॉट गैस क्या, और ये कंडेंसर में जा रही है, और कंडेंसर में लगा हुआ फैन क्या कर रहा है, बाहरी हवा को ले करके, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट गैस है तो उस बाहरी हवा को ले करके, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गैस का फ्लो ज़्यादा होता है, और यदि आप फ्रीज में देखेंगे तो फ्रीज में मैक्सिमम 270 या 290 ही रखा जाता है, लेकिन जिसमें गैस ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, हम रेफ्रिजरेंट के हिसाब से कंडेंसर को लगाते हैं, कि यानी कि कंडेंसर में यदि ज़रूरत हो, कंडेंसर कॉयल को आपको ज़्यादा कंडेंसिंग कराने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे फैन यूज़ करते हैं। लेकिन यदि गैस कम यूज़ किया जा रहा है, यानी कि आपको 70 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम या 100, 120 ग्राम जो भी आपको यूज़ किया जा रहा है रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट की मात्रा के हिसाब से हीट जनरेट होता है। तो हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि फ्रिज में कम होता है, इसके लिए छोटे फ्रिज में आपको कंडेंसर फैन का यूज नहीं किया जाता है, कंडेंसिंग फैन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं ये रेफ्रिजरेंट जिसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कंडेंसिंग फैन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो इस बाहरी हवा से वो लिक्विड में जनरेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कंडेंसिंग फैन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है कि वो बाहरी हवा को खींच करके लेके आए दूर तक की हवा को, ताकि वो कंडेंसिंग हो सके और लिक्विड में आपका गैस बदल सके। ठीक है, तो इसके लिए कंडेंसिंग फैन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अब आप एसी का पढ़ रहे हैं, तो एसी में क्या किया जाता है, एसी में आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो या तो 700 ग्राम, 800 ग्राम, या मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा होता है। और 500 ग्राम से ज़्यादा होगा तो उसका जो वर्किंग फ्लो होगा, यानी कंप्रेसर की जो स्पीड होगी और जो फ्लो रेट होगा, गैस का फ्लो रेट, वो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी बहुत जल्दी जल्दी, और इस यानी कि इसमें लगातार बना रहेगा, आपका कंडेंसर में लगातार टेम्परेचर एक सार बना रहेगा, और बाहरी जो बगल की हवा है वो बहुत जल्दी से इन्वायरमेंट के, यानी कि आपका जहाँ कंडेंसर लगा हुआ है उसके अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगा। और जब उसी हीट को हम क्या करते हैं कि फैन से खींच करके लेके आते हैं, जब ये फैन से खींच करके लेके आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर मिलके आपके आपके जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है कंडेंसर में, उस टेम्परेचर को डाउन करने का कोशिश करता है, यानी कि वो क्या होता है, वो बाहरी वातावरण में फैला दिया जाता है और हवा उसको अपने टेम्परेचर में लेके जाती है। अब मान के रखिए आपके यहाँ यदि इन्वायरमेंट में, यानी आपके किसी रोज, हर रोज टेम्परेचर किसी रोज 35 जा रहा है, 45 जा रहा है, 55, मतलब आपके 55 तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो यूनिट होती है, यदि आपके यहाँ बाहर का टेम्परेचर, आपको जब आप बाहर लगा करके देख रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कितना जा रहा है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जब भी कंडेंसर कॉइल पे लगेगा तो वो 45 तक ही लेके आने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि 45 को वो 35 पे लेके आ जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर बोला जाता है, यानी कि बाहरी वातावरण, आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, यदि वो जो, जैसे आप रूम में हैं जहाँ पे आपका कंडेंसिंग करने के लिए आपका आउटडोर रखा हुआ है, आप जैसे बाहर कहीं चेयर लगा के बैठे हैं, आप बोल रहे हैं आज का मौसम तो बहुत गर्म है, आज आपका मौसम गर्म है, आप कोई बोल दिया आज तो टेम्परेचर 39 चला गया, कि वही बोलता है अरे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो 44 था।
तो यदि 44 टेम्परेचर है तो कैसे क्या क्या होगा? यदि 44 टेम्परेचर है तो ये क्या कंडेंसर में जो कूलिंग हो रहा है, जो कंडेंसर जो कंडेंसिंग कर रहा है, तो क्या 44 से नीचे लेके आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जो बाहरी टेम्परेचर है वो तो 44 है, तो ये कंडेंसर क्या करेगा, वो 44 तक ही लेके जाने के लिए कोशिश करेगा, वो बाहरी टेम्परेचर तक ही लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो फैन चलने से वहां पे कूलिंग जनरेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि जो हमारा बाहरी वातावरण होगा यानी एम्बियंट टेम्परेचर जो होगा, उसी एम्बियंट टेम्परेचर इतना आपका रेफ्रिजरेंट यानी कि आपके जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है उतना ही गिर करके आएगा, और लिक्विड तब जनरेट होगी। यानी कि जितना भी ये टेम्परेचर भी ये लिक्विड जनरेट होगी, यानी कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर आपका हो रहा था 80 से 95 तक जा रहा है, ठीक है। 80 से 95 जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो इसमें फैन यूज किया जाएगा, फैन मोटर यहाँ पे हमने बना दिया, और जो ये फैन मोटर है ये जो चल रहा है, ठीक है, फैन मोटर चल रहा है, तो इसको क्या, हेलो जी, बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वापस से अपना वीडियो को रिफ्रेश कीजिए आप लोग, ताकि फिर से हम आपसे जुड़ सकें। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को फिर से क्लियर आ रही है? बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, तो इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। कृपया अपनी राय दें, एस लिखें यदि क्लियर साउंड है तो।
यदि साउंड क्लियर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बढ़ते हैं क्लास में अपना, और मैं डिस्कस कर रहा था कि जहाँ पे हमारा टेम्परेचर को लेकर के वापस से हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जैसा कि अब जैसे आपने ये देखा कि ये जो टेम्परेचर जो हमारा है, टेम्परेचर किस कहाँ पे आएगा, वो हमारा जो आएगा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में। तो इन्वायरमेंट टेम्परेचर को क्या हम बोलते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। और एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके, यदि साउंड ज़्यादा है तो मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। उम्मीद है कि अभी उम्मीद है कि आप लोगों को साउंड क्लियर आ रहा होगा। और क्या अभी भी साउंड ज़्यादा आ रहा है, फैन साउंड या कुछ भी? ओके, ये एक प्रॉब्लम है, फैन का साउंड आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यदि क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश किया हूँ, ये अभी सही है, तो हम फिर अब आगे बढ़ेंगे। आप अपने वीडियो को आगे तक बढ़ा लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए वापस से, या फिर ऑफ करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको अदर नॉइस ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नॉइस को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पे देखा था एम्बिएंट टेम्परेचर को लेकर के, यानी कि आपका जो कंडेंसिंग होगा, वो कंडेंसिंग जो है वो किस बेस पे होगा। कंडेंसिंग होगा वो होगा कि आपका कंडेंसिंग हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब भी एम्बिएंट टेम्परेचर, मान के रखिए आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो आपका, आपके यहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर यानी बाहरी जो तापमान है वो यदि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हमारा जो कंडेंसिंग होगा, यानी कि जो हमारा फैन खींचेगा, जो हवा को एयर खींचेगा, तो वो किस किस बेस पे लेके आएगा, वो बाहरी वातावरण को उस कंडेंसर के बीच से निकालेगा, जिससे उस कंडेंसर का टेम्परेचर आपके बाहरी वातावरण के टेम्परेचर के सेम सेम होना चाहिए, तब उतना जाएगा। यानी कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस तक आपके लिक्विड टेम्परेचर को लेके जाने की कोशिश करेगा। और जब उतना कंडेंसिंग हो जाएगा तो ये आपका, यानी कि यहाँ पे तो 80 पे था, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म जनरेट शुरू होना होता है वो 55 पे ही लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही 60 से कम होगा, यानी कि 55, उससे जितना कम होते जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको मालूम है या फिर नहीं जानते, तो ये चीज़ आप जानिए। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे अब एक चीज़ और आपको, दो चीज़ें मिलती है। दो चीज़ क्या मिलती है? दो चीज़ ये होता है कि जब भी आउटडोर में आप, यानी आउटडोर
आउटडोर साइड में देखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो बीच में, यानी कि हम इंडोर के पास में ओनली डायरेक्ट स्टेनर फिल्टर और कैपिलरी का नहीं करते। हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आप ये इंडोर के पास में ही ओनली यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका लिक्विड टेम्परेचर जो है वो बहुत दूर तक, वो कहाँ पे जाके लिक्विड फॉर्म को जनरेट करना शुरू करेगा, वो बिल्कुल जा करके इंडोर के पास में जनरेट करना शुरू करेगा। यानी कि आपका जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर नीचे आना चाहिए जल्दी से, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक और यहाँ पे स्टेनर फिल्टर लगा करके और एक और कैपिलरी लगा करके फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि ये छोटा है तो मैं छोटे में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी एक स्ट्रेनर फिल्टर आपको मिलेगा। ठीक है, स्टेनर फिल्टर आपको यहाँ मिलेगा और साथ में एक और आपको यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब मिलेगी। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब एक और आपको मिलेगी। ये क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशन होता है वो इस कैपिलरी और कंप्रेसर के बीच होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी और कंप्रेसर के बीच में, यानी कैपिलरी ट्यूब हो सकती है या फिर आपका वहां पे कैपिलरी ट्यूब के जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर आपका ये हो सकता है, एक्सपेंशन वाल हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक्सपेंशन डिवाइस जो भी होगी यहाँ पे, उसके बीच और कंप्रेसर के बीच आपका कंप्रेशन होता है। यानी कि जो हॉट गैस होती है वो वहां पे जनरेट होती है और उस बीच में जो हॉट गैस बनेगा उसके बीच में ये आपका कंडेंसर कॉयल का उपयोग कर दिया जाता है, ताकि कंडेंसर कॉयल आपके बाहरी एनवायरनमेंट की हवा को उस जो हॉट गैस है उसको उसके लेवल तक लेके आ जाए बाहरी एनवायरनमेंट के तरफ, ताकि आपका लिक्विड जनरेट हो सके। और दूसरी चीज, ये कंप्रेशन जब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका स्टेनर फिल्टर और इसके बीच में कैपिलरी और ये इसके बीच में जब भी कंप्रेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जो कैपिलरी ट्यूब है उससे जब कुछ बची हुई गैस, यानी कि कुछ गैस में अभी भी जो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाया है, वहां पे क्या करेगा, कैपिलरी ट्यूब फिर से वेपराइज कर देगा। और जैसे ही कैपिलरी ट्यूब वेपराइज करेगा, यानी कि छोटी जगह से होकर के जब गैस निकलेगी तो वो फुल्ली लिक्विड में जनरेट हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब ये फैन का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है और बाहरी हवा को इस हीट के अनुसार जल्दी जल्दी से बाहर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड का टेम्परेचर हाई रह जाता है। और जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा रह जाएगा तो वो आगे इंडोर में कूलिंग का प्रॉब्लम आता है, आगे इंडोर कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आपका जो रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है, अब मैं यहाँ से आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल आपका जो चल रहा है सबसे पहले किस बेस पे, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, हाई प्रेशर को यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा है। किसकी वजह से, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका हाई प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका ये लगाया जाता है कैपिलरी ट्यूब और फिर लिक्विड पाइप होती है, उससे पहले यानी कंडेंसर के बीच में कम जो आपका स्टेनर फिल्टर यानी आपका फिल्टर करने के लिए, फिर आपका कैपिलरी ट्यूब होता है, उसके बीच में कंडेंसर कॉयल और कंप्रेसर के बीच का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो जो आपका स्पीड कंट्रोल किया जाता है उसके हिसाब से होता है। ठीक है,
तो ये कंपेरिजन होगा तब जा करके आपका जो यूनिट है वो आपका हॉट गैस में जनरेट होती है। और जब भी हॉट गैस में जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप जानते हैं हॉट गैस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 80 से 95 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर अगर ज़्यादा हुआ तो 110 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 110 डिग्री ट्रिपिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी इतना होगा तो यानी कि आपका कंडेंसिंग ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से अब शुरू होता है क्या चीज़ आपका, शुरू होता है आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या शुरू होता है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपका ये हाई प्रेशर यानी कि कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है और ये हॉट गैस बना रहा है। कितना बन रहा है इसका गैस का टेम्परेचर बन रहा है आपका 80 से 95 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और उसके बाद से ये कंडेंसिंग कर रहा है। ये कंडेंसिंग जो कर रहा है, ये कंडेंसिंग का टेम्परेचर कितना जा रहा है, ये आपका हो सकता है कि कंडेंसर का जब आप टेम्परेचर यानी बाहर जो हवा निकलने वाला जो जो हवा निकल रही है फैन के सामने, वो उसी के बेस पे कंपनी कहती है कि इतना टेम्परेचर झेल जाएगा। तो ये हो सकता है आपका 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ये ध्यान दिया जाता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसी गर्मी को निकालना होता है। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस तो नहीं जाएगा, लेकिन बाहरी वातावरण के हिसाब से वो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी हीट हो रहा है तो उतना आगे का टेम्परेचर जा रहा है, लगभग जा रहा है। ठीक है, और इतना टेम्परेचर जाने के बाद अब आपका शुरू हो रहा है किस फॉर्म में, अब आपका होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में गैस आगे जनरेट हो गई। तो जब लिक्विड फॉर्म आया, लिक्विड में जब भी लिक्विड जनरेट हुआ तो लिक्विड का कितना होना चाहिए, लिक्विड का 35 से लेकर के आपका 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि इतना हो रहा है तो आपका आगे कूलिंग बेहतर होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो आपका कूलिंग बेहतर नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो लिक्विड जब गैस अब क्या होगी, लिक्विड गैस जब जाएगी फिर वापस से इंडोर में। ठीक है, तो इंडोर में जाएगी तो आपको एक ड्रायर स्टेनर मिलता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी आप यदि दो अलग अलग आपका यूनिट है, यानी कि आप यदि स्प्लिट यूनिट का उपयोग कर रहे हैं, तो उस दिशा में क्या होता है आप अलग से पाइप लगाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा होता है कि अलग से पाइप को इंस्टॉल करने जाएगा तो एक अलग पाइप इंस्टॉल करता है, चाहे 4 फीट हो या फिर 10 फीट हो, लेकिन कुछ भी पाइप इंस्टॉल कर रहा है जो इंस्टॉल करने गया है। इंस्टॉलेशन के टाइम में हो सकता है कि उससे कुछ पाइप में कचरा रह जाए, या ब्रिजिंग किया है उसमें कुछ कचरा रह जाए, यानी कि आपका कार्बन रह सके। उस कार्बन वो कार्बन जा करके इंडोर के कैपिलरी ट्यूब को इसको ब्लॉकेज ना करे। ठीक है, इसके लिए हमेशा इंडोर साइड में, यानी कि स्प्लिट यूनिट हो, आपका कैसेट यूनिट हो, डक्टेबल यूनिट हो, कोई सा भी हो, उसमें आपका स्टेनर फिल्टर दिया जाता है कि आपके काम करने के दौरान, काम करने के समय कुछ भी कचरा ना जाए, इस कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉकेज ना करे, इसके लिए ये लगाया जाता है। तो ये ड्रायर या स्ट्रेनर हो सकता है। यानी कि यदि यूनिट बड़ी हुई तो उसमें ड्रायर लगा दिया जाता है, जैसे डक्टेबल यूनिट में बहुत सारा मिल जाएगा आपको, एचयू टाइप है उसमें मिल जाएगा। लेकिन यही आपका स्प्लिट यूनिट है तो उसमें स्ट्रेनर यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम चांस होता है स्ट्रेनर फिल्टर यूज़ करने का। तो ये आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए, ये कैपिलरी ट्यूब के माइनर जो होल होते हैं उसको बचाने के लिए, कि वो कुछ भी बारीक चीज उसमें जाके ना फंसे, ये आप जानते हैं। उसके बाद जब भी ये गैस इस कैपिलरी ट्यूब से जब हो करके निकलती है तो यहाँ पे लिक्विड में हो चुकी है। अब ये लिक्विड जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे हमेशा पाइप का साइज जो है, जैसे ही जगह पाएगी निकलने के टाइम तो वो वेपराइज हो जाएगी, और वेपराइज होगी तो वो वेपर लिक्विड में होगी, ना कि वेपर गैस होगी। ठीक है, वो वेपर लिक्विड होगा। जब भी लिक्विड कैपिलरी से इंडोर में जब भी लिक्विड वेपराइज करती है तो लो प्रेशर लो वेपर में हो जाता है। ठीक है, ये लेकिन ये क्या होगा, वेपराइज यानी कि फव्वारे बनाएगा। ठीक है, और जब फव्वारे बनेगा
जगह से फैलेगा, ठीक है। जब ये इसको मिलेगा तो ये फैल जाएगा, और जब वो फैलेगा तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, और साथ में प्रेशर भी ड्रॉप होगा। और प्रेशर ड्रॉप होगा जिसको आप बाद में कहते हैं कि सक्शन प्रेशर कितना आ रहा है, यानी कि सक्शन प्रेशर कम हो जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका आपका जो आप जो ये आउटडोर से निकल रहा है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। और यहाँ पे कंडेंसिंग करने के बाद जो जो टेम्परेचर जो आपका प्रेशर बनता है वो उसको लिक्विड प्रेशर बोला जाता है, यानी कि लिक्विड लाइन जनरेट हो गई वहां से। और कंडेंसर से पहले क्या होता है, कंडेंसर से पहले हमेशा डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंडेंसर से पहले हमेशा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन कंडेंसिंग करने के बाद हमेशा क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसीलिए उसको लिक्विड लाइन बोला जाता है। अब लिक्विड लाइन, अब इस बात का कब आपको ध्यान आएगा, जब आप इन्वर्टर मॉडल यूनिट में जब आप वर्क करने जाएंगे तो उसमें आपको क्या देखते हैं, उस दिशा में आपको देखते हैं कि कभी भी ये मेंशन नहीं किया जाता है कि लिक्विड टेम्परेचर सेंसर। उस दिशा में हमेशा ये मेंशन किया जाता है कि डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, यानी कि टीडी के नाम से दिया जाएगा, टेम्परेचर डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा लिक्विड को डिस्चार्ज नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे डिस्चार्ज होता है वहाँ पे हमेशा हॉट गैस होती है, और वो हॉट वेपर में होता है, ठीक है। हॉट वेपर में होता है, हॉट गैस भी होता है, गैस बोल सकते हैं आप। लेकिन जब वो आपका जो रन करेगा, जब कंडेंसिंग करेगा, तब वो लिक्विड में जनरेट होता है, तब उसको लिक्विड फॉर्म में बोला जाता है। तो टेम्परेचर सेंसर जो लगाया जाता है वो हमेशा डिस्चार्ज में लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन है वो। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, आप यदि जब भी उस चीज़ को हम आगे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये जानना जरूरी है कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा होता है कि ये यहाँ पे आपका जब भी कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, ये कंप्रेसर और जहाँ पे आप कंडेंसर से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में हमेशा डिस्चार्ज होता है। तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन के लिए इन्वर्टर मॉडल में सेंसर लगाया जाता है, वो डिस्चार्ज सेंसर लगाया जाता है इस कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। ये कहीं भी हो सकता है, ये पाइप के ऊपर ही हमेशा लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा पाइप के ऊपर, और बहुत बेहतर से लगाया जाता है, ताकि यदि लूज रह गया तो वो सही से टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि अगर आप ब्लास्ट का पॉइंट देखेंगे, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा आप आए दिन देख रहे हैं कि यूनिट ब्लास्ट होगी, तो मैक्सिमम चांस में ये भी एक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर को कभी भी जब भी आप देखेंगे, कंपनी वो उसमें आपके एक छोटे से लॉक में देती है, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा उसमें लॉक रहता है, और लॉक के अंदर सेंसर को लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सेंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस पाइप के हीट को समझ सके। लेकिन जब भी आप टाई मार देते हैं, या फिर ये सोचते हैं सिर्फ उस पर लगा होना चाहिए, आप क्या करते हैं, बस टेपिंग कर दिए, तो वो एक साइड के जितना वो तो राउंडेड होता है, तो राउंड होता है, तो जितना सेंस करना है उतना सेंस कर पाता है, बाकी का सेंस नहीं कर पाता है। तो जहाँ पे इसको 110 डिग्री यदि किसी वजह से आपका प्रेशर जो टेम्परेचर है वो इतना पे ट्रिप हो जाना चाहिए, ठीक है, वो ट्रिप नहीं हो पाता है, तो वो सेंस करने में उसको समय लग गया, और उतना टेम्परेचर वो जनरेट ही मतलब सेंस ही नहीं कर पा रहा है, जितना कंप्रेसर हाई होते जा रहा है उस दिशा में क्या होएगा, ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि ब्लास्ट का एक कारण बनता है। क्यों, क्योंकि इसको सेंस ही करना है कि कहीं आगे से ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, और वो ब्लॉक हो रहा है, उसको हाई प्रेशर पे चलना पड़ रहा है, और वो उस चीज को सेफ्टी के तौर पे उसको बंद नहीं कर पा रहे, और नहीं बंद कर पाएगा तो या तो कंप्रेसर खराब होगा या ब्लास्ट होने का कारण बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए कभी भी आप यूज करेंगे यदि डिस्चार्ज सेंसर को, तो वो आप परफेक्टली जितना बेहतर हो सके उसको उतना बेहतर तरीके से लगाएंगे, लेकिन टाई मार के नहीं लगाएंगे। आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा।
टाई मार के डिस्चार्ज सेंसर पे कभी आपको यूज नहीं करना है। टाई मारा हुआ आपके लिए एक अनसेफ चीज है, उस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो आपने यहाँ तक देखा कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने कंडेंसिंग चीजें देख ली। आगे क्या है, आगे आपका हम इंडोर साइड में जा रहे हैं। इंडोर साइड में आपका कैपिलरी लगा हुआ है। कैपिलरी क्या कर रहा है, लिक्विड को जनरेट कर रहा है यहाँ से 5 to 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट होता है। यदि 5 पे जाएगा तो 5 पे जाए या 10 पे जाए, आपका जो भी इसमें जो आपका टेम्परेचर जनरेट होगा, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, सबसे पहले आपका इस एवोपरेटर यानी कूलिंग कॉयल में आपका लो प्रेशर और लो लिक्विड वेपर में, ठीक है, ये लिक्विड वेपराइज हो रहा है। अभी वो वेपर लिक्विड में ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट गैस में जनरेट हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो लिक्विड में ही रहेगा। जब भी यहाँ पे फवारे मारेगा, यानी आप देखते हैं, आप वॉश करने जाते हैं एसी, या फिर आप देखते हैं कहीं से भी फवारे निकलता है, आप हाथ लगाते हैं भीग जाता है, ठीक है। तो उस दिशा में क्या हो रहा है, वो लिक्विड में आ रहा है, लेकिन वो वेपराइज होके आ रहा है। क्यों, वेपराइज होने का मतलब है कि वो फुहारे बना रहा है। फुहारे बनाएगा, जब तक फवारे अच्छे से नहीं बनेगा तब तक वो आपका कभी भी चिल्ड आएगा ही नहीं। तो फवारे बनना बहुत जरूरी है। और आपका ये कूलिंग कॉयल और आपका ये कंडेंसर कॉयल, इसमें भी एक चीज होती है, इसकी पाइप जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैं उस चीज को आपको दिखाऊंगा कि पाइप में क्या डिफरेंट होता है। यदि आप जैसे पाइप मार्केट से खरीद के लाते हैं, आप यदि लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो उतना कूलिंग नहीं दे पाएगा या हीटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना इसके जो डिजाइन की हुई पाइप लगाई जाती है वो जितना करती है। क्यों, क्योंकि उसमें एक रेशा जनरेट किया जाता है, और उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो अलग चीज का एक होता है। तब जा करके गैस क्या होती है, गैस उसमें अच्छे से रन कर पाती है। जो फुहारे बनता है वो एक एक पॉइंट को, पूरी गैस को बहुत अच्छे तरीके से पूरे पाइप में अपने टेम्परेचर को बढ़ा पाता है। यानी कि जितना इस पाइप का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, इस फैन का भी टेम्परेचर उतना ही होगा। और जब इस टेम्परेचर पे बाहर की, यानी कि जो हमारी रूम का जो हवा जो टकराएगी, यानी मान के रखिए कि रूम का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है, और जब ये टक्कर खाएगा तो ये किसके टेम्परेचर में जनरेट होगा, ये क्या करेगा, ये उससे टक्कर होगा। यानी कि आपका जो फैन है, आपका ये जो ब्लोअर है, ये ब्लोअर क्या कर रहा है, आपका ब्लोअर आपको हवा दे रहा है। वैसे ये फैन का डिजाइन नहीं है, ये ब्लोअर का डिजाइन नहीं है, बट ऐसे डिजाइन कर रहा हूं मैं। आपका ये ब्लोअर आपको क्या कर रहा है, इसको मैं ब्लोअर लिख देता हूं। ब्लोअर क्या कर रहा है, ब्लोअर हवा को बाहरी, यानी कि रूम के हवा को उसके बीच से निकाल रहा है, किसके, कूलिंग कॉयल के बीच से। और जब कूलिंग कॉयल के बीच से निकालेगा तो उस दिशा में क्या होगा, ये हवा इस टेम्परेचर में आने की कोशिश करेगी। हवा इसके टेम्परेचर में जाने की जब कोशिश करेगी तो यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इस पाइप का टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या होगा, इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। रूम का टेम्परेचर आपका घट जाएगा और आपका जो गैस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है आपके रूम के हीट को, यानी रूम जितना हीट है उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो गैस क्या हो जाएगी, गैस अब क्या होगी, इसमें धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म से धीरे धीरे गैस फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर ये गैस हो जाएगा, आपका लो टेम्परेचर में गैस होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ये मालूम है। तो ये किस में जनरेट होगा, ये हो जाएगा लो प्रेशर पहले है, और लेकिन ये लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में आपका गैस हो जाएगा। और ये आपका लो प्रेशर कैपिलरी यहाँ पे पहले ही आपका लो प्रेशर जनरेट कर दिए, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि जो
वेपर होता है, वेपर को अपनी जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसका जो एरिया जो है उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो बहुत बारीक एरिया से, मतलब बहुत पतली एरिया से वो लॉन्ग रूट तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसके लिए इसकी पाइप साइज को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, पाइप की साइज को मोटा कर दिया जाता है। जबकि लिक्विड यानी कि जो जिसमें हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते हैं उसको हम फोर्स कर रहे हैं, तो उसको कम जगह से भी वो निकलेगा, लेकिन रिटर्निंग टाइम में उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए। और जगह ज़्यादा चाहिए तो हम मोटी पाइप यूज़ करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे अगर 1/4 का, आपका 1/6 की पाइप है, यानी कि 6 mm की पाइप है यदि, ठीक है, 6 mm की पाइप है, तो यहाँ आपका कितना यूज़ किया जा रहा है, 12 mm का पाइप यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर हो गया और साथ में लो प्रेशर हो गया, तो वो इजी से आपका टेम्परेचर यहाँ तक, आपके कंप्रेसर तक जा सके। और दूसरी चीज, यदि आपका लो टेम्परेचर यहाँ पे नहीं हुआ, यदि ये टेम्परेचर ही जैसे यहाँ पे, अब ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये कितना होना चाहिए आपका, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है तो आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से, आपकी जो यूनिट है वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगी। और जब भी यूनिट कूलिंग नहीं कर पाएगी उस टाइम क्या होगा, कूलिंग नहीं कर पाई, यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ये बढ़ गया। अगर ये चला गया 115 से 19 जा रहा है, 15 से 19 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ये टेम्परेचर जब पीछे का बढ़ेगा तो इस टेम्परेचर का, चिल्ड टेम्परेचर का काम क्या होता है, कूल टेम्परेचर का, कि ये जब भी कंप्रेसर जो हीट होता है ये जा करके उसमें लगी मोटर को, जो होता है वो मोटर के बाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है, बाइंडिंग को हमेशा उसके टेम्परेचर को कम करने का काम करता है, क्योंकि एक साइड से हीट जनरेट हो रहा है और एक साइड से उसके टेम्परेचर को भी थोड़ा कंट्रोल करना है। यदि ये टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा तो ये कंप्रेसर हाई टेम्परेचर पे तुरंत ट्रिप हो जाएगा, या फिर हाई टेम्परेचर पे जा करके ज़्यादा वर्क करने लगेगा, हाई टेम्परेचर पे तो इंटरनली ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो ये आगे का जो टेम्परेचर है, जो आपका चाहिए कि आपका 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये टेम्परेचर तुरंत बढ़ करके 100+ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इस कंप्रेसर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये बैक से जो गैस जो आ रही है इसका भी टेम्परेचर 10 से 12 सेल्सियस होना चाहिए। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो आपका टेम्परेचर, आपका जो यूनिट है आपका, वो बार बार कंप्रेसर ट्रिपिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है साइकिल की, कि जहाँ पे आपका 5 से 10 डिग्री यहाँ होना चाहिए, जो सक्शन प्रेशर का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। और गैस का अलग अलग मैं प्रेशर आपको बताऊंगा, जहाँ पे गैस का प्रेशर अलग 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 होता है, कि कहाँ पे कितना प्रेशर होना चाहिए। गैस अलग अलग है तो गैस का अलग अलग हम दूसरे एपिसोड में जानेंगे, दूसरे डे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज ये साइकिल जो है वो एक चीज समझ में आया होगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक साइकिल को समझना। यदि आप साइकिल नहीं समझ पाएंगे तो साइकिल एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। ठीक है, अब देखिए होता यह है कि हर यूनिट की जो हीटिंग करे कूलिंग करे, इसकी साइकिल, यानी कि हीटिंग में क्या करना है, आपका जो यहाँ पे हीट, कूलिंग में क्या कर रहा है, यहाँ से हीट होके जा रहा है, और कूलिंग ये कूलिंग में है, और यही हीटिंग में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे 4वे वाल लगा करके और आपको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, 4वे वाल का हम जैसे रूट चेंज करते हैं, तो 4वे वाल से यही जो गैस कंडेंसर में जा रही है इसी को डायरेक्ट इधर भेज दिया जाता है। ये इधर से न जा करके ये इसका रूट चेंज करके इसको डायरेक्ट कंडेंसर किसको बना दिया जाता है, हीट पंप में। हीटिंग के टाइम में डायरेक्ट जो है ये जहाँ पे हॉट गैस लेके जा रही है डिस्चार्ज बोला जा रहा है, वहीं सक्शन जो है वो उस टाइम डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये जब भी, अब जैसे कि मैं इसको क्लियर करके एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो आप इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। आपके पास दो चीज़ें होती हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आप नहीं तो आप एक कन्फ्यूजन में रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा कई लोग बता देते हैं कि मतलब ऐसा होता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखिए,
हीटिंग में क्या होता है, ये रूट चेंज कभी नहीं होता है। रूट क्या चेंज होता है, फोर वाल से चेंज किया जाता है, इसका रूट चेंज किया जाता है, ठीक है। तो जो गैस इधर जा रही होती है, इस गैस को बाईपास किया जाता है, और बाईपास करके किधर लेके जाया जाता है, इस गैस को लेके जाया जाता है आपके, इस गैस को यहाँ से काट, मतलब आपको फोरे वाल लगा करके उस पाइप को अलग करके इस सक्शन लाइन में, इस सक्शन लाइन जो है इसको डिस्चार्ज लाइन बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका पहले डिस्चार्ज ये हो रहा था, तो अब डिस्चार्ज ये हो जाएगा, लेकिन इसका रूट चेंज कर दिया जाता है, इसका रूट जो है वो चेंज करके इससे हो जाता है, और ये रूट चेंज होकर के ये आपका इससे हो जाता है, ठीक है। ये उस दिशा में इधर से लिक्विड आती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सॉरी लिक्विड आपका आपका जो लिक्विड है उस दिशा में क्या होता है, ये जो आएगा ये इसका सक्शन बन जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लिक्विड है और पहले यहाँ पे कैपिलरी जैसे मैं बोला था, और फिर यहाँ पे ये यहाँ पे चिल्ड करने लगता है। लेकिन इस दिशा में आपका दो चीज मिलता है, इधर भी स्टैनर मिलता है, और स्टैनर यहाँ से नहीं, उस दिशा में स्टैनर आगे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैनर चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे स्टैनर कभी भी उसमें नहीं, तो एक चेंजिंग होता है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ से डायरेक्ट जो डिस्चार्ज हो रही थी, इस डिस्चार्ज को सक्शन में डाल दिया था, सक्शन क्या हो जाता है उस टाइम डिस्चार्ज हो जाता है, ये क्या हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है, और फिर वापस से ये कंडेंसर का काम करता है, तो यहाँ कंडेंसिंग होने लगता है, और ये जो हीट यहाँ पे बाहरी इन्वायरमेंट का हीट था, अब ये रूम के इन्वायरमेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, उसको लेकर के ये इसके टेम्परेचर पे लेके जाने की कोशिश करता है, यानी कि ये अपने टेम्परेचर पे लेके जाने की कोशिश करता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। और उसमें क्या होता है, उसमें फिर लिक्विड जनरेट होता है, और जो लिक्विड जनरेट होता है ये वापस से ये कंडेंसर जो होता है ये एवोपरेटर का काम करने लगता है, तो यहाँ पे कूलिंग होने लगती है, और ये कूलिंग जब होगी, यानी कि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि इस कंप्रेसर में हमेशा कूल गैस ही आनी है, यानी ठंडी गैस ही आनी है, डायरेक्ट हीट गैस नहीं आनी है। यदि कूल गैस आएगी तभी कंप्रेसर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा, लेकिन हमेशा यदि हीट गैस आना शुरू हो जाएगी तो कंप्रेसर का टेम्परेचर हाई होने लगेगा, और कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ट्रिप होने लगेगा। यानी कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे ही ये फैन बंद होता है, यानी कंडेंसर का फैन है, यदि कंडेंसिंग कर रहा है, फैन बंद हो रहा है तो ये ट्रिप होने लगता है, ब्लोअर का यदि बंद हो रहा है तो ये ट्रिप होने लगता है, ठीक है, ये ट्रिप होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा कि ये हम पढ़ेंगे, लेकिन एरर में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। अभी हमारा फोकस किस पे है, आपके बेसिक पे फोकस है। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, आपने कंडेंसर को कंप्रेसर को जान लिया, आपने कंडेंसर को जान लिया, आपने स्टेनर फिल्टर को जान लिया कि स्टेनर फिल्टर का काम, और कैपिलरी को जान लिया, स्टेनर फिल्टर का काम होता है फिल्टर करना, यानी कोई कचरा इस कैपिलरी ट्यूब में ना जाए। कैपिलरी का काम क्या है कि हाई प्रेशर लिक्विड को लो करना और उसके साथ में वेपराइज करना, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर आगे जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब का काम होता है। यहाँ कैपिलरी ट्यूब के जगह पे आपका ईईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी यूज़ किया जा सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ किया जाता है, लेकिन सब में कैपिलरी का यूज होता ही होता है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन कैपिलरी उसका काम यूज होता है, सिर्फ उसका साइज चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने एवोपरेटर या कूलिंग कॉयल का आपने ये समझ लिया, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सक्शन लाइन का टेम्परेचर और प्रेशर कितना, प्रेशर नहीं टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये हमने बता दिया। तो आपने ये वर्किंग प्रिंसिपल को समझा आज के लिए। अब हम और इसमें आपको क्या रह गया कि जो चीज़ें हमें और बतानी है आज के क्लास में, मेरे ख्याल से लगभग हमने सभी वो चीज़ें कवर कर लिया। और रेफ्रिजरेंट का परिचय, यानी कि रेफ्रिजरेंट आपको हमने बता दिया कि रेफ्रिजरेंट में R32 और R410 जो यूज हो रहा है वो किसके लिए, वो शीतलक के रूप में उपयोग होता है, यानी रेफ्रिजरेंट के तौर पे उपयोग किया जाता है कि जो हीटिंग या कूलिंग करवाई जा सके। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा है कि अपने टेम्परेचर को बहुत जल्दी से चेंज करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़ें, और
हम इन्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि किसी भी हम इन्वायरमेंट वाले दिन पढ़ेंगे कि जो आपका जो एसी होता है वो SEER या फिर SR, आपका जो रेटिंग जनरेट किया जाता है वो किस बेस पे क्यों जनरेट किया जाता है, आप उसको भी पढ़ेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का कितना महत्व है और क्यों वो अलग अलग रेफ्रिजरेंट क्यों बंद किए जा रहे हैं और क्यों दूसरे रेफ्रिजरेंट लेकर के आए जा रहे हैं। और कल के इसमें पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिकल का बेसिक पढ़ेंगे आप। कल का हमारा क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें आप पढ़ेंगे, आपको वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, मल्टीमीटर का उपयोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी चेक करना पढ़ेंगे, कैपेसिटर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रिले कंडक्टर ये सब चीज़ों का आप कल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपको भी आप कल भी कुछ बेहतर सीख के जाएंगे। और यदि आप आज बेहतर सीखे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यदि आपको कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके नेक्स्ट वाले क्लास में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।